हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया है एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, जो कि बहुत 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 आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों का फिजिक्स इस चैप्टर के बिना बिल्कुल अधूरी है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है हमारी क्लास की थीम क्या है। एक क्लास में एक चैप्टर खत्म, तो आज पूरा उड़ा देंगे हम लोग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर को। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर को हम लोग पूरा कंप्लीट आज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एमसीक्यू कहां से करना है दोस्तों? एमसीक्यू की आपके लिए बाहर है, टेंशन क्यों लेते हो। 1 बजे तो मैं आप लोगों को मिक्स एमसीक्यू करवाता हूं, जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोग कोई सा भी पेपर देने जाओ। और 2 बजे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। दोस्तों आज जो 2 बजे एमसीक्यू हुए थे थोड़े से डिफरेंट हुए थे, क्योंकि कल अपना जो चैप्टर था उससे थोड़े कम क्वेश्चन बन पाए थे। आज जो अपना हो जाएगा ना कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इससे इतने धमाधम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए इतने धमाधम है। तो कल 2 बजे मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस करवा दूंगा, और हजारों बच्चों में आप लोग अपनी रैंक जांच सकते हैं। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गोल सेलेक्ट करिए एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेस में जाइए दोस्तों, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे आप लोग फॉलो कर लो। यहां पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड में लगाइए नीरज 11 और आप लोग अनलॉक कर दे। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे साइंस के फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हो। आपको और भी तो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो दोस्तों आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहां पर आपके पास में प्राइस आ जाएगी, कोड लगाइए नीरज 11 और यहां पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों 1 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। एसएससी बैंक के कॉम्बो की बात करें तो पहले 10,200 प्राइस थी, अभी 7,999 का मिल रहा है। तो कोड लगाना ना भूलिए, नीरज 11। ठीक है, स्टार्ट करें। क्लियर? डियर सर, आप इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं, थोड़ी और मेहनत करके कमेंट में पिन नहीं कर दिया करिए प्लीज। 4EM हैवी ड्राइव क्लास में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पार्ट 4 का पीडीएफ प्लीज सर। योगेंद्र योगी जी, आप इतनी मेहनत से पढ़ते हो तो थोड़ा मेहनत करके कमेंट को नीचे नहीं खोल सकते कि एक बार वो जो पिन कमेंट है ना, उसमें लिखा होता है 1 PM क्लास, 2 PM क्लास, उसमें आता है ऑप्शन मोर का। तो मोर पे क्लिक करो, आपको सारी लिंक दिख जाएगी, है ना। बस कल वाली जो क्लास है 4 PM, उसका जरूर मैंने पीडीएफ थोड़ा लेट डाल पाया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे को लगा डल गई, तो उसकी पीडीएफ जरूर मैंने आज डलवाई है। बाकी सभी क्लास की पीडीएफ आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद में अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की। तो हमारी जो शानदार सीरीज चल रही है हैवी ड्राइविंग वाली, उसमें एक नया चैप्टर आज ऐड होने वाला है, और उस चैप्टर का नाम है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल एवं उत्तल दर्पण। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस गाड़ी में आपको साथ बैठना है। मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन गाड़ी में बैठा है। ठीक है, जो बैठना चाहता है उनको लेके जा रहा हूं। और अब मैं एक बार गाड़ी रिवर्स फिर से लेता हूं। मैं सर गाड़ी रिवर्स क्यों लेते हैं, देखे तो सही कौन पीछे रह गया। उनको तो छोड़ा है मैं, जो आगे जाना चाहते थे। अब मैं पीछे देख रहा हूं और कोई रह गया क्या। तो अब ये दोस्तों सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लो, टाइम है अभी भी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, है ना। ये आपके गोलीय दर्पण होता है। अब बात आती है सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जैसे आप जब सुबह उठते हो, आपके घर के वॉशरूम में, अलमीरा में जो मिरर लग रहा है वो बिल्कुल प्लेन मिरर है, बिल्कुल समतल दर्पण है, जिसकी बात मैंने कल आपको करी थी, है ना, बिल्कुल प्लेन मिरर है। लेकिन दोस्तों अगर कुछ मिरर थोड़ा सा कर्व्ड हो, थोड़ा सा घुमा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बात बताता हूं, इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं। जैसे मान लो अगर मिरर बिल्कुल ऐसा होता ना, देखो जैसे ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, दर्पण है ना, ये आपका बिल्कुल फ्लैट मिरर है। मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मैं इसको यहां से देख रहा हूं ना। जैसे मान लो ये मिरर है, दर्पण है, यहां से मुझे अपनी फोटो दिख रही है, ठीक है, ये मिरर है। आप जब यहां से देखोगे, आप जब यहां से देखोगे, तो आपको तो एक लाइन दिखेगी ना, आपको तो एक लाइन दिखेगी ना। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है, आप लोगों का प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या। लेकिन दोस्तों मिरर अगर आप लोगों का प्लेन नहीं होकर थोड़ा सा घुमा हुआ, मान लो कुछ ऐसा हो, या मान लो दोस्तों ऐसा हो, तो इस मिरर को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। सर इन मिरर को आप लोग स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हो, इसका कारण समझाइए। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका मिरर है, जब इसके पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्या आपको एक स्फेयर बनेगा, क्या क्या एक गोला बनेगा क्या।
सिमिलरली दोस्तों ये जो मिरर है ये जिस पैटर्न में घुमा हुआ है उस पैटर्न को अगर आप लोग और घुमाओगे तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, क्या गोला मिलेगा क्या। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि सर ये जो मिरर है ना वो एक स्फेयर का पार्ट है, ये वाला जो मिरर है ना एक स्फेयर का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास में कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, और एक होता है आपके पास में कॉन्वेक्स जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब पहचाने कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, जो मिरर होता है ना, मिरर आपको पता है किससे बनता है, वो ग्लास से ही बनता है। अरे वो ग्लास से ही बनता है, पता है क्या आपको। तो ग्लास में होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास में ग्लास रखा है, ये ग्लास है ना, कांच है ये आपने, तो आप लोग इसके एक एंड पे क्या कर देते हो दोस्तों, एक जगह से मतलब जैसे मान लो ये आप लोगों का पूरा ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास के दो फेस होंगे, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो आप लोग एक फेस पे क्या कर दो, पूरी पॉलिश कर दो, एक फेस पे पूरी पॉलिश कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। अब आप यहां से आपका चेहरा दिख जाएगा। जब पहले पॉलिश नहीं थी तो पहले क्या हो रहा था, आप लोग जब देख रहे थे तो बिल्कुल इसके आर पार देख पा रहे थे, बट अब मैंने पीछे पॉलिश कर दी, आप आर पार तो नहीं देख सकते। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे आपका जो मिरर होता है वो ग्लास से बनता है। ग्लास के एक एंड पे सर क्या कर देते हैं, जैसे आप लोगों का ऐसे बनाता हूं मैं, देखो ऐसे बनाता हूं, ये आपका ग्लास है, इसके एक एंड पे अगर आप लोग पॉलिश कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, मिरर बन जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है क्या। और आपको पता है कल हमने परावर्तन पढ़ा था ना, जब प्रकाश किरण आती है और टकरा के वापस उसी माध्यम में चल जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन कहां से होता है दोस्तों, एक साइड तो वो होती है जो आपने पॉलिश करी होती है, वहां से नहीं होता, वहां से नहीं होता, जो दूसरी सतह होती है चमकीली वाली वहां से होता है। तो जैसे प्रकाश आता है टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब अभी हम लोग दोस्तों प्लेन मिरर की तो बात कर नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, यानी गोलीय दर्पण की। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्फेरिकल मिरर है, अब आपने मान लीजिए ये वाली सरफेस क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ये वाली सरफेस कर दी पॉलिश। तो मुझे बताइए ये वाली सतह आपने पॉलिश कर दी तो परावर्तन कहां से होगा, इस वाली सतह से होगा क्या, नहीं सर, अंदर वाली सतह से होगा, अंदर वाली सतह से होगा। यानी जो आपकी अंदर वाली सतह है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, क्योंकि यहां से होगा रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहां से आप लोगों का परावर्तन होगा तो उसको परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि किसको आप लोग कॉनकेव बोलोगे, किसको आप लोग कॉन्वेक्स बोलोगे। आ जाओ इधर आओ दोस्तों, ये जो आप लोगों का मिरर था, अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्या आपके पास में एक स्फेयर बन जाएगा, क्या एक गोला, बिल्कुल बन जाएगा। दोस्तों इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होता है क्या, वक्रता केंद्र भी होगा क्या, अरे भाई कोई ना कोई सेंटर होगा क्या। ये जो आपका स्फेयर होता है गोला, उसका कोई ना कोई सेंटर भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ध्यान रखिए, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है तो इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और इसके अपोजिट मान लीजिए मिरर ऐसा था, आपने ये वाली सरफेस को कर दी पॉलिश, तो परावर्तन कहां से होगा सर, ये वाला यहां से होगा। तो इस बार आपका परावर्तक पृष्ठ कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सर ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो मिरर है इसको आप लोग दोस्तों इसको फॉलो करोगे तो एक स्फेयर बन जाएगा क्या, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, तो अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो इस बार पॉलिश सरफेस है। तो परावर्तक पृष्ठ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आप लोगों की कॉनकेव की, तो क्या हो जाएगी, यहां पर जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्र की तरफ होता है। कहां पर होता है, केंद्र की तरफ होता है। जबकि इस वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कहां पर होता है, परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर होता है। बात समझ में आई है नहीं आई बताओ, केंद्र से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है। बात क्लियर है, चले आगे। अरे चले दोस्तों आगे, दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई पहले तो ये बताओ, आ गई ना, चलो आगे। अब आप लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगी कि दर्पण में क्या क्या होता है, पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है,
त्रिज्या क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आप लोगों ने कोई मिरर है, ये आपका कोई दर्पण है, तो कहीं ना आप इसको कर्व भी तो बोल सकते हो, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कर्व, ये कहीं ना कहीं एक कर्व भी तो है, वक्र जैसा लग रहा है नहीं लग रहा। अरे जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता कुछ भी ऐसा वैसा हो उसको क्या बोलते हो, कर्व बोलते हो ना, वक्र बोलते हो ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कर्व दिख रहा है क्या, वक्र दिख रहा है क्या, ये मिरर आपको, बिल्कुल सर ये भी आपको कहीं ना कहीं एक कर्व दिख रहा है, वक्र दिख रहा है। तो जब आप लोग इसको फॉलो करोगे, इसके पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको एक मिल जाएगा क्या, स्फेयर मिल जाएगा, एक गोला मिल जाएगा। दोस्तों उस स्फेयर के सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर है क्या, तो इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, उस गोले का, उस स्फेयर का आप लोगों का सेंटर है, जहां से वो आपका मिरर बना है। आप ऐसे मान लो आपके पास में मिरर था, वहां से इतना सा पार्ट निकाल लिया, सॉरी एक गोला था आपके पास में, एक स्फीयर था, उसमें से इतना पार्ट निकाल दिया जिसको आप लोग मिरर बना रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो, ये आपके पास में कौन सा मिरर था, केवल ये वाला देखो कॉनकेव मिरर था, इसको फॉलो करो। ठीक है सर, एक स्फीयर मिल गया, इसका जो सेंटर होगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। यहां पर भी सेम वही चीज, जैसे आपका ये घुमा हुआ है, उस पैटर्न को आप लोग फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, तो दोस्तों इसका जो आप पूरा का पूरा एक स्फीयर मिल जाएगा, एक गोला मिल जाएगा, इसका जो सेंटर होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पहली चीज आपको समझ में आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, ये एसआर अकेडमी बोल रहे हैं सर प्रकाश का अपवर्तन विवर्तन प्रकीर्णन नहीं समझाया आपने। एसआर अकेडमी जी, वो एसआर अकेडमी जी, आपका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ सीजीएल में, आपका भी तो एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आप जो देने वाले पेपर हो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ ना आपका, तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा, पहले सिलेक्शन लेकर आओ फिर समझाओगे। एक जना बोल रहा आपने अपवर्तन नहीं पढ़ाया, टॉपिक प्रकाश का परावर्तन चल रहा है तो अपवर्तन पढ़ाऊंगी इसमें, बताऊं पढ़ा रहा हूं क्या, पूछ रहे हो क्या, पढ़ा रहा हूं फिजिक्स सर, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया आपने, कैसे ये टॉपिक कैसे स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोजन तो पढ़ा ही नहीं। अरे दोस्तों मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं करी। तो सिमिलरली भी प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, परावर्तन ये भी परावर्तन का ही पार्ट है, तो जब ये कंप्लीट होगा तभी तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है। कुछ भी नहीं होता दोस्तों वक्रता त्रिज्या, इधर आओ, कोई भी आप लोगों का मिरर हो, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, देखो इधर आओ, ये कौन सा मिरर है, ये है सर कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो एक स्फीयर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। यहां पर देखो ये कौन सा मिरर है, ये है सर कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्या एक स्फीयर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए सर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर पोल किसको बोलते हो, ध्रुव किसको बोलते हो। देखो ये रहा आपका मिरर, कौन सा, ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है। दोस्तों किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, जो दर्पण होगा ना उसी के सेंटर को, उसी के मिड पॉइंट को, ना सेंटर नहीं बोल के इसको मिड पॉइंट कर लो इसको ना, उसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। आ जाओ समझाता हूं। जैसे ये आप लोगों का मिरर था, दर्पण था, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना उसको आप लोग बोलेंगे पोल यानी ध्रुव। ये आप लोगों का मिरर था, इसका जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होगा इसी को हम लोग बोलेंगे पोल यानी ध्रुव। तो आपको पोल समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया, पोल क्या होता है, सिंपल सी चीज है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं सर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बाद में, इधर समझ लो इधर समझ लो, सब कुछ आ जाएगा। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, समझ में आ गया क्या, पहले बताओ क्लियर है क्या।
और ये आप लोगों का कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों एक छोटी सी बात मुझे बताओ दोस्तों, ये दर्पण है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। मैंने मान लिया ये इसका सेंटर है जिसको आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसका भी दोस्तों कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको आप लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इधर भी दोस्तों जो दर्पण का मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलोगे, पोल यानी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल ये पोल को मिला रही है, एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। इधर देखो दोस्तों, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो एक ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट को मिला रही है, इसी दोस्तों रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ में आई या नहीं आई बताओ, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो वक्रता केंद्र है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो पोल है, ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन या ऐसी रेखा जो इन दोनों से निकलती है, इस पूरी की पूरी लंबी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलेंगे। बताओ सर कहां पर है, तो ये आप लोगों का दोस्तों कॉनकेव मिरर था, अवतल दर्पण। और ये आप लोगों का कौन सा मिरर था, ये था कॉन्वेक्स यानी उत्तल। इसका ये पॉइंट था मिड पॉइंट जिसको आपने बोला पोल, ध्रुव, और इसके इस पॉइंट को आपने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो दोस्तों एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजर रही है, इन दोनों को मिला के ऐसी लाइन खींच दो, इसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर फोकस किसको बोलोगे, फोकस। फोकस बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, बिना इसके कुछ भी नहीं है लाइफ में, ये समझ लो। फोकस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फोकस हमको समझ में नहीं आता। आ जाओ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मुझे इतनी सी बात बताओ, ये मिरर है आपका कौन सा, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण है, ठीक है। ये वाला दर्पण कौन सा है, आप लोग बोलेंगे सर ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। मैं आप लोगों से पूछूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो आप लोग बता दोगे कि जो कॉनकेव होता है यानी जो अवतल होता है, इसकी परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ होती है ना। और आप लोग क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स के बारे में, आप लोग उत्तल के बारे में क्या बोलेंगे कि सर यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक पृष्ठ होती है, मतलब जहां से परावर्तन हो रहा है, कहां से होगा, पॉलिश वालों से तो होता नहीं है, इस वाली साइड से होगा, तो प्रकाश यहां से टकरा के वापस लौट जाएगा। तो यहां से परावर्तन हो रहा है ना, इसलिए इसको परावर्तक पृष्ठ बोल रहे हैं। तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की ओर होता है आप लोगों का कॉन्वेक्स ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ठीक है। दोस्तों मेन डिफरेंस क्या है आप समझो। इधर इधर क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रकाश की किरणें आती है ना कॉनकेव में, अवतल में, ये क्या हो जाती है दोस्तों, कन्वर्ज हो जाती है यार, कन्वर्ज हो जाती है। क्यों यार, देखो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, सब मुड़ा हुआ है ना ये आपका मिरर, तो जो भी प्रकाश किरण आएगी इसको कन्वर्ट कर देगी, कन्वर्ट करेगी, मतलब ऐसे सिकुड़ रही है इसको, है ना। जबकि कॉन्वेक्स का अगर देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसमें कोई भी चीज आएगी दोस्तों, प्रकाश आएगा तो ऐसे जाएगा क्या, ऐसे जाएगा क्या बताओ। जो प्रकाश की किरण आएगी वो दोस्तों ऐसे जाएगी क्या। तो देखो इस वाले केस में तो क्या आ रहा है दोस्तों, जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रहा है ना, उसका संकुचन हो रहा है, आप लोग देखो संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। जबकि यहां पर क्या हो रही है, जो भी प्रकाश किरण आ रही है फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये मिरर क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, जो भी प्रकाश किरण आ रही है इसको फैला रहा है, इसको डाइवर्ज कर रहा है। अरे समझ में आया नहीं आ रहा, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो एक तो हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग मिरर, कभी एग्जाम में पूछा जाए बताइए इनमें से कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो आपका कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जिंग होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ, ये वाली चीज समझ में आ गई। अरे ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ, आ गई, चलो।
क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर है, ठीक है। चले आगे। सर यस, आज मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन लगी थी कल तो हैंड बहुत दर्द दे रहा था और फीवर भी है। गुलाब ठाकुर जी आप आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं है ना। इधर देखो, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, बट हमको ये चीज नहीं समझनी थी। हमको तो समझना था कि फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब है दोस्तों एक पॉइंट पे, एक पॉइंट, कहीं ना कहीं फोकस क्या होगा, एक पॉइंट होगा ना। अरे आपका भी लाइफ में गोल होगा ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, या फिर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है। ऐसे थोड़ी यार कि नहीं मेरा गोल वो है कि सर मुझे आज मैगी खानी है, मेरा साथ में गोल ये भी है, मेरे साथ में गोल ये भी है, तो मैगी वैगी खाने कोई गोल थोड़ी है, एक पर्टिकुलर कोई गोल होगा ना। सिमिलरली दोस्तों फोकस भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा यार। उस पॉइंट के बारे में कोई ना कोई तो स्पेशल चीज होगी। आइए हम लोग समझते हैं क्या होगा वो पॉइंट। इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कुछ मत देखो आप लोग, ये देखो। बस मुझे तो ये कमेंट करके बता दो ये मिरर कौन सा है। मैंने ये वाली साइड को कर दी पॉलिश। बस मुझे ये बता दो ये मिरर कौन सा है। बस मुझे ये बता दो ये मिरर कौन सा है। दोस्तों आपको पता है कहीं ना कहीं सेंटर यहां पर होगा। ये स्फीयर का, इस गोले का सेंटर कहां पर होगा, कहीं ना कहीं इस जगह होगा। आपने ये वाली सतह को मैंने डैश डैश कर दिया, इसका मतलब इस वाली सरफेस को कर दिया पॉलिश। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से रिफ्लेक्शन होगा, इस वाली सतह से होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ जब केंद्र की तरफ होता है तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है। तो बस आप लोग यहां पर लिख लीजिए कि ये सर आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। क्लियर है? तो पहले मैं आप लोगों को फोकस समझा रहा हूं कॉनकेव मिरर के हिसाब से, अवतल दर्पण के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको आप लोग हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हो। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के जस्ट पैरेलल आती है। देखो ये वाली प्रकाश किरण क्या है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जस्ट पैरेलल है ना, जस्ट समांतर ना। तो कोई प्रकाश की किरण जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यहां पर भी देखो ये वाली प्रकाश किरण कैसे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जस्ट पैरेलल। तो कोई भी प्रकाश किरण जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दोस्तों ये कन्वर्ज होके, इनका परावर्तन होने के बाद में दोस्तों ये एक पॉइंट से गुजरती है। उसी पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस। समझ में आई क्या? मैंने आपको छोटी सी बात क्या बताई, चिन्नी सी बात बताई, मैंने ज्यादा तो कुछ बात बताई नहीं। मैंने आप लोगों को यह बताया कि ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका मान लो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। जो भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, जैसे मान लो ये बिल्कुल समानांतर आ रही है, तो दोस्तों वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। सर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, मुख्य अक्ष अभी भी इसी के समांतर आ रही ना। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, वो हमेशा दोस्तों एक पॉइंट से गुजरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। समझ में आई नहीं आई बात को? तो फोकस क्या है, परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं, है ना। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, देखो चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। वापस देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दोस्तों वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है। इसी पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, फोकस नाम दिया जाता है। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट आप लोग बोलेंगे सर आपने तो कॉनकेव मिरर के हिसाब से समझाया, कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से भी समझाओ, अवतल दर्पण के हिसाब से भी समझाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, कॉन्वेक्स यानी सॉरी उत्तल है ना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा आपके मन में क्वेश्चन? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अलग अलग डेफिनेशन क्यों बता रहे हो, कॉनकेव के हिसाब से अलग, कॉन्वेक्स के हिसाब से अलग। आ जाओ बताता हूं क्यों बता रहा हूं मैं। इधर देखो, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों कॉनकेव मिरर ही तो है, अवतल दर्पण ही तो है, जो आने वाली प्रकाश किरणों को दोस्तों कन्वर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स में तो ऐसा ही नहीं। अरे दोस्तों ये आपका मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये उत्तल दर्पण है, समझ गए क्या। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष। तो यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी
कोई प्रकाश की किरण आएगी तो सर ये तो डाइवर्स कर देता है, तो बताओ कहीं पर मिल रही है क्या? ये दोनों तो कहीं पर मिलेगी नहीं। और आपने डेफिनेशन में बोला है कि जहां पर मिलती है उसको फोकस बोलते हैं, मतलब यहां पर तो कहीं ना कहीं फोकस होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए फोकस की डेफिनेशन अलग है। फोकस होता है, इसमें भी है, इसमें भी होता है। तो इसमें कौन सा होता है वो तो मैंने बता दिया आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आ रही है मिरर पे, जब मिरर उनका रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है, तो जिस पॉइंट से होके गुजरते हैं उसको हमने फोकस बोला। और कॉन्वेक्स में क्या डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, उत्तल में क्या डेफिनेशन हो जाएगी, आइए मैं आपको बताता हूं। ये दोस्तों आप लोगों का कौन सा है, मिरर है। ये आपका क्या है, मिरर है। ये आपका क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। तो इसमें डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। अलग डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली रिलेट कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें डेफिनेशन ये है, इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, इधर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में फोकस पॉइंट क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण, जब भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस, इस मुख्य अक्ष के जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी ना, जब भी लाइट रे दोस्तों पैरेलल आएगी ना, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, जब भी पैरेलल आएगी, तो ये बात तो पक्का है सर, ये मिरर क्या करेगा, ये मिरर इनको डाइवर्स कर देगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, ये मान लीजिए ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? इन दोनों को जब आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे ना, इन दोनों को जब आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो दोस्तों ये जो पॉइंट मिलेगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो फोकस के बारे में आप लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हो कॉन्वेक्स में कि सर जब भी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के पैरेलल जब प्रकाश किरणें आती है तो आप लोगों की दोस्तों डाइवर्स होगी, पक्का है। तो दोस्तों जब डाइवर्स किरणें जो होती है, मतलब ये देखो, सुनो, परावर्तन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, होता है परावर्तन क्या होता है सर, अगर किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और टकरा के अगर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको परावर्तन बोलते हैं ना। तो देखो ये प्रकाश की किरण यहां से आई थी, टकरा के वापस इधर ही आ गई, तो इसका भी परावर्तन हुआ है। इस वाली का देखो यहां पर आ रही थी, टकरा के वापस इधर ही आ गई, तो इसका भी परावर्तन हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर, जैसे ये वाली जो किरण है प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट पैरेलल आ रही है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो पैरेलल होके जब डाइवर्ज होती है ये, या मैं बोलूं जब इसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो दोस्तों ये जब गुजरती है, तो जब आप लोग इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो दोस्तों एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, वो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। क्लियर है क्या? तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में विस्तारित होती है, फैलती है, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब ये डाइवर्ज हो रहा है, अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आप लोगों को ऐसे मिलती हुई नजर आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फोकस पॉइंट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ, कहानी क्लियर है? चले आगे चलते हैं सर, आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, ये फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल दूरी या फोकल लंबाई भी इसको बोला जाता है, या फोकल लंबाई भी इसको बोला जाता है, या फोकल लंबाई भी इसको बोला जाता है। सर क्या होता है ये दोस्तों? जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को पता है, कल हम लोग जितने भी एंगल मेजर कर रहे थे, नाप रहे थे, कहां से नाप रहे थे, प्लेन मिरर में बताओ, नॉर्मल से नाप रहे थे ना, अभिलंब से नाप रहे थे ना। सिमिलरली दोस्तों हमको यहां पर क्या होती है, दूरियां मापनी होती है, लेंथ मेजर करनी होती है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपके स्फेरिकल मिरर में कोई भी दूरी मापी जाएगी, वो कहां से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ क्या होती है या फोकल लंबाई? कुछ भी नहीं करना आपको, इधर आओ, इधर आओ। ये आपका कौन सा मिरर था भाई? इस साइड आपने पॉलिश कर दी, ये आपका कॉनकेव मिरर है। दोस्तों इस कॉनकेव मिरर का कोई ना कोई आपका फोकस पॉइंट होगा, मैंने मान लेता हूं ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो पोल यानी ध्रुव और फोकस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई बोलते हैं। सर एक बार कॉन्वेक्स से भी करके बताइए, आइए मैं आपको कॉन्वेक्स से भी करके बता देता हूं।
ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। इसके मिड वाले पॉइंट को आपने क्या नाम दिया था? पोल नाम दिया था सर, ध्रुव नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका कोई ना कोई फोकस भी होगा क्या? मान लेते दोस्तों वो फोकस कहीं ना कहीं यहां पर है, तो ध्यान रखेंगे पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लंबाई बोलते हैं। चलिए आगे, समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? सर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा साइंस? जितने दिन में आप बोलो उतने दिन में समझ कंप्लीट हो जाएगा। बताओ। एक व्यक्ति बोल रहा है सर साइंस कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आप बोलो तो आज ही खत्म करा दें, है ना? दोस्तों हर चीज में टाइम लगता है। मैं आपको ऐसे बोलूँ मैं उड़ा उड़ा के पढ़ा के चलूं, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बने तो क्या मतलब? तो जब टाइम लग रहा है तो किस कोई वजह से लग रहा है ना, कोई इधर टाइम पास तो कर नहीं रहा मैं आपसे कि चलो जोक सुनाओ क्लास में, एक बच्चा जोक सुनाओ, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो जो टाइम लगेगा जो लगेगा, पूरी कोशिश है आपको कम समय में ज्यादा दिया जाए कंटेंट। इसीलिए तो दोस्तों पूरा टाइप होता है, पूरी प्रॉपर्ली स्लाइड बनती है कि आपका समय कम से कम व्यर्थ हो, कम टाइम में आप लोग ज्यादा चीजें समझ ले। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो अब सर आप लोगों से पूछा जाए कभी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना, जो मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, जान गए किसकी बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वक्रता त्रिज्या की, मैं बात कर रहा हूं वक्रता त्रिज्या की। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए वक्रता त्रिज्या और फोकल लंबाई में क्या संबंध होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, फोकल लंबाई में क्या संबंध होता है, ठीक है, क्या संबंध होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो फोकल लंबाई होगी ना, फोकल लंबाई या फोकल लेंथ जो होगी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हमेशा। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो यानी अवतल दर्पण हो या कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हो, हमेशा दोस्तों ये वाली चीज फॉलो होगी। सर थोड़ा सा समझाइए, आइए मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, देखो ये आप लोगों का कौन सा मिरर था, जल्दी से कमेंट करके बताओ सर। कॉनकेव था, अवतल। और ये वाला मिरर कौन सा था सर? कॉन्वेक्स था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है मेरे दोस्तों, इस वाले एक्सिस को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे और थोड़ा सा बेसिक से करते हैं, इधर देखो, इसके जो आप लोग का दर्पण होगा, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलोगे सर? पोल बोलोगे। इसके मध्य बिंदु को भी क्या बोलोगे? पोल बोलोगे। इसका दोस्तों कोई ना कोई तो सेंटर होगा, मान लेते हैं ये सेंटर यहां पर है, मान लेते हैं यहां पर है, और इस जगह वो सेंटर मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहां पर है। ठीक है, और आपको पता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, यानी मुख्य अक्ष बोलते हो। ठीक है, मुख्य अक्ष। और यहां पर भी आप लोग जानते हैं दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है पोल, जिसको आप लोग ध्रुव बोलते हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हो, इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको आप लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको क्या बोलोगे मुझे कमेंट करके बताओ। इस वाली चीज को क्या बोलोगे? इस लंबाई को क्या बोलोगे? कोई बता सकता है कि सर इस वाली लंबाई को क्या बोलोगे? मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, बताओ इस वाली लंबाई को क्या बोलोगे? कोई बता सकता है कि इस वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी है, इसको क्या बोलोगे? कमेंट करके बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पोल के मध्य की दूरी, इसको क्या बोलोगे? बताओ, इसको क्या बोलोगे? बताओ बताओ, जल्दी से बताइए, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ये बताओ, ये त्रिज्या ही तो है, वक्रता त्रिज्या ही तो है, बताओ। अरे दोस्तों ये वक्रता त्रिज्या ही तो है, ये रेडियस ही तो है। जैसे मान लो भैया आप इसको घुमाओगे, ये आपका क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर की रेडियस ही तो है, त्रिज्या ही तो है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। सिमिलरली दोस्तों इसको भी जब घुमाओगे, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, वक्रता त्रिज्या ही तो है। समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं करता हूं रफ, इसको मैं करता हूं रफ। ये आपको समझ में आ गया ये क्या है आप लोगों की? ये आपको समझ में आ गया ये क्या है? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। मैंने इसको यहां पर लिख दिया आर, मैंने इस जगह लिख दिया क्या? ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? आर हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ये आपकी दूरी हो जाएगी आर। समझ में आ गई बात को? आ गई? ठीक है। अब आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लंबाई,
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। तो मेरे दोस्तों अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो फोकल लंबाई इतना होगा, आधा होगा, जस्ट आधा होगा। या तो ये होगा या ये होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आधा होगा। ठीक है। और इधर भी मैंने आपको बताया फोकल लंबाई जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो फोकल लंबाई आधा होगा। या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, मुझे नहीं पता, बट आधा होगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है, ठीक है। और आपने अभी अभी बताया है फोकल लंबाई होती क्या है, फोकल लेंथ होती क्या है? आपने बताया है पोल और फोकस के बीच की दूरी। तो आपको कहां से दूरी मापनी है? पोल से नापनी है, पोल से नापनी है। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, पोल से नापनी है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा? फोकस बनेगा। आपको कहां से नापना है? पोल से दूरी मापनी है। तो ये वाली दूरी तो बोलेंगे नहीं फोकल लंबाई, इसी को बोलेंगे। एक ऑप्शन ये बचा। तो पोल से जितनी दूरी पर आप लोगों का फोकस होता है इसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका फोकस। सर थोड़ा सा और बताइए, इधर देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो? इधर देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर था ना, अवतल दर्पण था, बोल के बताइए। बिल्कुल सर। इसके मध्य बिंदु को क्या बोला था? पोल बोला था। इसका कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे, ठीक है। और इधर मैं बना देता हूं एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलोगे? पोल बोलोगे। दोस्तों इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और दोस्तों इस लाइन को मिलाओगे तो इसको बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। आपको देखो, मेरे को छोटी सी बात ये समझ में आ रही है, पोल यानी ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच का जस्ट बीच वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा आपका फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला जो पॉइंट होगा ना, एग्जैक्ट बीच वाला, वो होगा आपका फोकस। समझ में आ गया क्या? बताओ बताओ बताओ। ओके स्वीटी तिवारी जी, अब आप पढ़िए, बताओ समझ में आई है बात को? बताइए क्या आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट आए तो पूछे आप, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। आगे दोस्तों बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें है। सर कॉनकेव में दो फोकस होंगे क्या? क्यों होंगे दोस्तों दो फोकस? एक ही तो फोकस होगा। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जितनी भी किरणें आएगी, जितनी भी किरणें आएगी वो दोस्तों इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी, इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही फोकस होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। बताओ समझ में आई बात को? विनय शर्मा जी बोल रहे हैं सर विस्थापन ऋणात्मक कैसे हो सकता है, समझाया नहीं। ऋणात्मक इसलिए हो सकता है जब आप पेपर में जाओगे ना, ऋणात्मक किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूं आपको। चार ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप लगा के आओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे। क्यों सर? क्योंकि एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा था, आप बता कुछ और रहे थे, है ना। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं क्या? परावर्तन। आपका दिमाग जा रहा है सर विस्थापन ऋणात्मक कैसे होगा, तो विस्थापन तो आपका उड़ ही गया और साथ में परावर्तन भी आपने उड़ा दिया, ठीक है। कैसे होता है विस्थापन ऋणात्मक? आपको मैंने बताया था विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर एक दिशा को आप लोग धनात्मक मान रहे हो तो एक को ऋणात्मक मान लो। अब मान लो कोई लड़का है वो इस जगह गया 40 मीटर, तो उसको विस्थापन को आप -40 बोल लो या 40 बोल लो, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी दिशा को धनात्मक माना है, कौन सी को ऋणात्मक माना है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब मेरे दोस्तों आप लोगों को सीखना है इमेज फॉर्मेशन, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर से कैसे बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है तो उसका
इमेज कैसे बनेगी, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। या फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर अवतल दर्पण है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र पे कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। रियल बनेगा या आप लोगों का दोस्तों वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ऐसे कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को अगर वो सीखना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नियम आने चाहिए। वो नियम बता दूं क्या मैं? जब तक आप लोगों को वो नियम नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों को वो रूल्स नहीं पता होंगे, जब तक आप लोगों को वो रूल्स पता नहीं होंगे, तब तक आप लोग कभी भी नहीं बना सकते, जीवन में कभी नहीं बना सकते। हमेशा रटोगे कि वक्ता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो है ना, आपका वक्ता केंद्र पे ही बनता है। अनंत पे रखेंगे तो यहां बनेगा, यहां रखोगे तो यहां, बस रट के चल जाओगे एग्जाम में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग रूल्स याद रखिए, नियम याद रखिए। अगर आपको नियम याद हो गए तो आप लोगों को दोस्तों सारे प्रतिबिंब कौन कैसे बनेगा, कहां बनेगा, आप लोग एग्जाम में विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। तो आप लोगों को इसके लिए किस चीज की जरूरत है दोस्तों? आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या कुछ नियम पढ़ा दूं मैं आपको? फिर आप लोगों को अपने आप पता पड़ जाएगा कि सर कैसे आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं। यह है पहला नियम। अब बहुत से बच्चों के लिए पहला नियम है, लेकिन जो क्लास में बैठा था, हर एक चीज पढ़ रहा था, उसके लिए ये नया नियम नहीं है। वो बोलेगा मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं क्या नई चीज है। आइए पढ़ के देखते हैं। बोला जा रहा है उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, आ जाओ बना देता हूं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, जस्ट इन दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये नियम क्या बोल रहा है? ये नियम बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जस्ट पैरेलल में कोई प्रकाश की किरण है। चलो लो, ये मान ली मैंने, ये मान ली। ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अरे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उत्तल अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष, इसके पैरेलल जो भी प्रकाश किरणें आएगी तो ये क्या कर देगा दोस्तों? पहले तो डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा। और दोस्तों ये आप पीछे मिलाओगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोकस। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे ये वाली किरण आ रही है, ये वाली किरण, तो कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगी कि आपको लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहला नियम ध्यान रखना है। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग और समझते हैं। बाकी मैंने ये आपको जब फोकस पढ़ाया था अभी कुछ समय पहले, तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है? ये आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर तैयार हो गया। आपके लिए मैंने उत्तल दर्पण बना दिया। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये पॉइंट हो गया। इस दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलोगे पोल यानी ध्रुव। दोस्तों कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है सर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड वाला जो पॉइंट है उसको आप लोग बोलेंगे फोकस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है पहला नियम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जैसे मान लो ये आ रही है दोनों, क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके बताओ, कमेंट करके बताओ है या नहीं है। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पैरेलल लाइन तो जानते हो ना, ये, अरे पैरेलल लाइन तो जानते हो ना, इधर देखो ये और ये दोनों पैरेलल है। क्या ये और ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं, ये और ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या है? जब उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं हो। क्या कोई एंगल बन रहा है कि अगर ऐसे भी होती, मान लो प्रकाश किरण ऐसे होती है, ये दो लाइन, तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाता ना, बट ऐसे में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो उसको पैरेलल बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, इसको जस्ट पैरेलल में दो प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है सर डाइवर्स तो हो गई, तो लो डाइवर्ज हो गया। लेकिन जब ये डाइवर्ज होगी तो आप लोग अगर इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो दोस्तों ये आप लोगों को नजर आएगी कि फोकस से आ रही है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये आपका पहला नियम है। कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ? अरे ये आपका पहला नियम है, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
बताओ जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे हैं दोस्तों, बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, सिंपल चीज है ना, आ जाओ। सर एक रूल आपने कॉन्वेक्स का बताया, थोड़ा सा कॉनकेव का भी बता दो ना। रूल कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, क्या है, इधर आओ। ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। इस दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलते हो पोल। इस दर्पण का कोई ना कोई केंद्र होगा जिसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जस्ट बीच वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग बोलते हो फोकस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, बताओ कहां से जाएगी, मुझे बताओ। मुझे ये तो पता है कॉनकेव मिरर इनको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन गुजरेगी कहां पर, कहां से गुजरेगी बताओ। अभी मैंने बताया था ना दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है, तो यही नियम है। तो नियम क्या बोल रहा है कि आप लोगों का अवतल दर्पण में, अच्छा सॉरी ये वाला नियम दूसरा है। एक सेकंड रुकना दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। चलो अच्छा, ये नियम दूसरा है ना, ये नियम दूसरा है। चलो वाला नियम तो आप लोग जानते हो, अब दूसरा नियम बता रहा हूं। देखो दूसरा नियम समझो, दूसरा नियम क्या बोलना चाह रहा है, इधर देखो। दूसरा नियम ये बोल रहा है कि दोस्तों कोई अवतल दर्पण है ना, ठीक है दोस्तों, ये इसका पोल हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक नियम बताता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से होती हुई आती है, या मान लो ऐसे आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है, तो दोस्तों उसका कुछ इस प्रकार से परावर्तन होगा, कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष, इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगी। ये देखो प्रकाश किरण ऐसे आई थी, परावर्तन होने के बाद कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आती है, जो भी प्रकाश किरण दोस्तों फोकस बिंदु से गुजरती हुई आती है, तो परावर्तन के बाद में कहां पर जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के साथ समानांतर हो जाती है। आइए इसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं, समझाऊं? इधर देखो, ध्यान से देखो ये प्रकाश की किरण आई है, क्या फोकस से होके आ रही है क्या फोकस से होके आ रही है क्या? बिल्कुल। तो अगर फोकस से होके कोई भी प्रकाश किरण आती है अवतल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद में ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके जस्ट पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। बताओ क्या दिक्कत है यार? अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर अगर प्रकाश किरण ऐसे आए तो ऐसे देखो, ऐसे ये भी तो आपकी फोकस में से होके आ रही है। अरे जो भी प्रकाश किरण फोकस से होके जाएगी वो परावर्तन के बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के जस्ट समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो सर, अरे तब भी भाई ऐसा ही होगा। तो जब भी फोकस से होकर आएगी परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? जरा मुझे बताओ बात क्लियर है क्या? सिंपल सा रूल है, क्या दिक्कत है इसमें? चलो सर तीसरा रूल समझाओ। दोस्तों तीसरा नियम क्या बताता है आपका, ध्यान से समझो, कि आपका जो उत्तल दर्पण है ना, इधर आओ, ठीक है, कि जो आपका उत्तल दर्पण है ना, बनाओ सर उत्तल दर्पण, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बता रहा है इस नियम के बारे में? पहले इसके पोल वगैरह तो बना लो। तो इसका ये पोल बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच वाले पॉइंट को आप लोग बोल दोगे फोकस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये नियम, क्या बोल रहा है? इस नियम को समझो ध्यान से, कि फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, फोकस बिंदु की ओर आ रही है कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो ऐसे आ रही है, देखो फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे फोकस की तरफ ही तो है दोस्तों, ये देखो, है ना, ठीक है। तो इसके परावर्तन के बाद में ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस की तरफ आती है, देखो फोकस की तरफ आ रही थी ना, तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या यार? सिंपल सा रूल है, समझा दूं एनिमेशन से? अरे समझा दूं क्या? ध्यान से देखो, कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस की तरफ आती है, देखो क्या ये फोकस की तरफ आ रही है क्या? फोकस की तरफ आ रही है क्या? बिल्कुल। तो जब भी प्रकाश किरण फोकस की तरफ आती है तो परावर्तन होकर कैसे जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के जस्ट पैरेलल, देखो ऐसे जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? तो कुछ नियम है आपको ध्यान रखना है। सर एक दो नियम और बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। आज सारे नियम समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या है आप लोगों का? आ जाओ देखते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। ये आप लोगों का एक अवतल दर्पण है, ये आपका एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है सर।
ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, ठीक है सर। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, ठीक है, तो दोस्तों परावर्तन के बारे में वापस ऐसे लौट जाती है, वापस ऐसे लौट जाएगी, वापस ऐसे ही लौट जाएगी। समझ में नहीं आया सर? अरे दोस्तों, कोई भी प्रकाश की किरण जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, तो परावर्तन के बाद में सर वापस ऐसे लौट जाएगी। ये नियम ये बोल रहा है, कोई भी प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी ना, तो परावर्तन के बाद में वापस उसी रास्ते पे लौट जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ इस नियम में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो आ जाओ, इसको एनिमेशन से समझते हैं। इधर देखो, कोई भी प्रकाश की किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कोई भी प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो मुझे जब बताओ इसका जब परावर्तन होगा कैसे जाएगी सर? इसी रास्ते पे वापस चल जाएगी। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो इसके साथ में ऐसा ही होता है। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, एक लास्ट नियम बात करते हैं अब उत्तल दर्पण के। इसमें क्या नियम है? कुछ भी नियम नहीं है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसमें क्या नियम है? जब भी कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, तो दोस्तों ये आप लोग का परावर्तन के बाद में वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, वापस उसी रास्ते से। कोई भी प्रकाश किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो परावर्तन के बाद में वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये नियम है। क्या दिक्कत है यार याद करने में? आ जाओ, देखो इसको एनिमेशन से सीखते हैं, एनिमेशन से इसको सीखते हैं। आ जाओ, देखो इधर आओ। कोई भी प्रकाश की किरण क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है? क्या आ रही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना? कोई भी प्रकाश किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो लौट के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, मतलब परावर्तन के बाद में उसी माध्यम में लौट जाएगी। बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? चलिए, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हैं, कुछ नियम बताए, इसको एक बार आप लोग देखिएगा अच्छे से। कल मैं आप लोगों को प्रतिबिंब का निर्माण बताऊंगा, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि वस्तु को यहां पर रखा है, बताओ इसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा किसी वस्तु को यहां पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आप बोलोगे यहां पर रखेगा, यहां पर बनेगा। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा वस्तु यहां पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फिर आप बोलोगे यहां पर। तो रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर जो मैंने आज रूल्स बताए 5-6 अगर वो रूल्स याद है तो कल आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह इसको बना लोगे, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे दोस्तों इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें अभी टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग चिन्ना सा भी ये नहीं कर सकते सर मैं छोड़ जाता हूं, ये है ना। तो जो क्लास की थीम है एक क्लास एक चैप्टर, तो अपना वही चल रही है, बट आपको ये अलग अलग से चैप्टर इनको अलग से लेना पड़ेगा, वरना आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और दोस्तों दोपहर डेली 1 बजे मैं क्या करवाता हूं, साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं। 2 बजे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्वेश्चन। जो आज हमने पढ़ा उसका टेस्ट लूंगा मैं कल 2 बजे। उसकी मैंने लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दी है, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास ज्वाइन कैसे करनी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल में आइए दोस्तों, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे फॉलो करो, यहां पर स्पेशल में आपको क्लास मिल जाएगा। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे एक बार आपसे कोड पूछ जाता है, जो भी नए स्टूडेंट हो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग जुड़ सकते हो दोस्तों। आप सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो, वहां पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, जो भी आप लोगों के कोर्स हो चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो एसएससी एग्जाम्स का गैर सब्सक्रिप्शन करो, यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगाओ नीरज 11, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों एसएससी की प्राइस हाइक होने वाली है, उससे पहले आप लोग ले सकते हो। 1 साल पे आपको 4 महीने का मिल रहा है, 2 साल पे भी आपको 4 महीने का मिल रहा है। और एसएससी बैंक का जो कॉम्बो है, इसका पहले प्राइस था 10,200, अभी 7,999 का हो रहा है, तो कोड लगा के आप लोग ये डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर, बाकी शाम को 4 बजे भी यूट्यूब पर, और 1 और 2 बजे कहां पर होती है अपनी क्लास? वो होती है अपनी अनअकैडमी पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।